हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। आजकल असर्शन रीजनिंग के और मैचिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है। और पेपर 2 किसी का अगर इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का ही है फ्रेंड्स, अपना बात करते हैं। और ये इंटरनेट तो आईसीटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है पहला। ठीक है। इसको आराम से सुनना है, चित्त को रिलैक्स करके अच्छे से सुनना है। ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग में क्या है, ये कह रहा है द इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है वो इंटरकनेक्टेड जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका कलेक्शन है। ठीक है। ठीक है। लिंक बाय, जो लिंक होता है ट्रांसमिशन मीडियम, एक ट्रांसमिशन मीडियम से लिंक होता है, जैसे कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती है, वायरलेस कनेक्शन एट्सेट्रा। तो ये कह रहा है कि इंटरनेट है वो एक कलेक्शन है किसका, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट में। और वो लिंक किससे होता है, ट्रांसमिशन मीडियम से, जैसे भी कॉपर वायर हो गया, या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होगी, या फिर वायरलेस कनेक्शन हो गया, इससे होता है। तो ये बात तो ठीक है, इंटरनेट यही तो होता है ना। अरे यही होता है कि नहीं, बता दो। इंटरनेट तो यही है ना, इंटरनेट। ठीक है ना। इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है। और वो किसी मीडियम से जुड़े हुए होते हैं, और इस मीडियम में कॉपर वायर हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है ना, केबल्स हो सकती है, या फिर वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। तो इंटरनेट के बारे में ये बात ठीक है। ठीक है। असर्शन रीजनिंग ये होता है ना कि ए ठीक है, इसमें हो गया। अब रीजन देखते हैं कि ए के लिए फिट है या नहीं। अब क्या कह रहा है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। ये कह रहा है कि WWW इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट। वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरकनेक्टेड जो डॉक्यूमेंट्स का एक क्या है, कलेक्शन है। यही होता है ना WWW, सब उसमें इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी सर्च करते हो तो मिल जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या वो इस बात से रिलेट करती है या इस बात को जस्टिस करती है? इसमें कहीं इंटरनेट का जिक्र तो हुआ ही नहीं। आर में हुआ है क्या, बताओ। यानी कि ए ठीक है और आर भी ठीक है, लेकिन इसमें आर है वो ए का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, या आर है वो ए के लिए कोई रीज़न नहीं है। बात दोनों ही ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे समझ गए ना, तो ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ए ठीक है और आर ठीक है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये चला जाएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ बताना, समझ में आ गई क्या? ठीक है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, चलो। हायर एजुकेशन में इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स कि नालंदा यूनिवर्सिटी से, या फिर जो एंशियंट अपना एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी ने पूछा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन, नीचे लिखे हुए में से जो एडमिशन के मोड है प्रिवेलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम। जो प्राचीन समय था, एंशियंट टाइम था, उसमें जो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर सब जो मोड क्या था एडमिशन का, इसमें सबसे अच्छा मोड यानी कि एडमिशन कैसे होता था ये पूछा है। प्राचीन जो टाइम है, एंशियंट टाइम है, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता था, किस मोड में या कैसे एडमिशन लेते थे, तो ये पूछा है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और पीयर डिस्कशन। तो याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आपसे पूछा भी जा सकता है और यूजीसी नेट ने पूछा भी है। इसमें आएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? चलो, ये तो बस आपको याद रखना है कि इस तरह से एंशियंट टाइम में होता था नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, और इसके पूछा है कि कौन सी पॉलिसी में ऐसा हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज दैट एजुकेशन नीड्स, की एजुकेशन को आवश्यकता है, टू बी मैनेज्ड, प्रबंधित होना, इन एटमोसफियर ऑफ आउटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर। इंटेलेक्चुअल रिगर मतलब अंतर्बौद्धिक रूप से कठोर,
सीरियसनेस ऑफ पर्पज, उस क्या पर्पज है उस एजुकेशन का, इसमें सीरियसनेस होनी चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ एसेंशियल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और स्वतंत्रता होनी चाहिए किसमें, कि वो इनोवेशन करे और क्रिएटिव ज़्यादा बने। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसी कौन सा नीचे दी हुई पॉलिसी है या कोई ऐसा कौन सा एजेंडा है उसमें ये बात की गई कि एजुकेशन को आवश्यकता है किस चीज़ की, ऐसे एक वातावरण की आवश्यकता है जिसमें इंटेलेक्चुअल रिगर हो, इंटेलेक्चुअल अंतर्बौद्धिक कठोरता हो कि सही मायना में स्टडी हो रही है, सीरियसनेस हो पर्पज़ का कि वास्तव में इस एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, उसमें सीरियसनेस हो, और कोई नई चीज़ खोजनी है, ठीक है, उसके लिए स्वतंत्र हो कि कुछ नया करो, क्रिएटिव करो। यानी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें वाले कौन से एजुकेशन पॉलिसी में या एजेंडे में की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ गई क्या आपको फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये पूछा गया नेशनल पॉलिसी ऑन ये बोला गया कि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ईयर याद रखना 1986 है, कहीं गलती से 68 कराओ, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में ऐसी बात की गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, आप बहुत सही हो, बहुत अच्छे से तैयारी करते हो और बहुत कोऑपरेट करते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप देते हो, इसके लिए रियल में थैंक्स अ लॉट। आप बहुत मोटिवेट करते हो बोल बोल के, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको जितना हमसे बन पाता है वो बेस्ट करने की कोशिश करें। परफेक्शन तो किसी में नहीं होता, लेकिन बेस्ट करने की कोशिश हर कोई करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी क्वेश्चन आपको पता है कम्युनिकेशन में कई बार पूछ लिया है, आज अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चन को पूछता है। तो ये इसने हमने एक कॉमन क्वेश्चन लेने की कोशिश किया कि ऐसा क्वेश्चन बना जाए जिससे स्टूडेंट्स का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जो वन वे कम्युनिकेशन होता है वो किस सीक्वेंस में होता है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो किसी भी तरह इस क्वेश्चन को दे दे। कई बार क्या होता है, इसको ब्रेन से जोड़ना या मतलब अपने नर्वस सिस्टम से भी जोड़ देता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी यूजीसी ने बनाया है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर सीक्वेंस पता है वन वे कैसे प्रोसेसिंग होती है कम्युनिकेशन की, फिर आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेंडर ही होगा, आपको पता है सेंडर होगा तभी तो कम्युनिकेशन शुरू होगा, तो ये तो कट ही गया, ठीक है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे लास्ट में होगा रिसीवर, तो ये अब तीनों अपने पास एक तरह से हो गए, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं, डी कोडिंग बाद में होती है तो ये भी कट गया, डी कोडिंग तो लास्ट में जाके होती है, रिसीवर से पहले डी कोडिंग होती है तो ये भी कट गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अपने पास ऑप्शन एक तो ये बच गया फ्रेंड्स और एक ये बच गया, तो देखो सेंडर के बाद यहाँ पे डी कोडिंग आ गई, देखो ये भी कट गया। डी कोडिंग तो मैंने कहा था ना रिसीवर से पहले आएगी, तो ये भी कट गया। और डी कोडिंग कभी इन कोडिंग से तो पहले नहीं आएगी ना वन वे में, ठीक है, नहीं आएगी वन वे में, तो ये भी कट गया। तो अब कौन सा बच गया, ये है, ध्यान रखना है। पहले होता है सेंडर, फिर उसकी इनकोडिंग होती है मैसेज की, चैनल, ठीक है, और फिर उसकी डीकोडिंग होती है, फिर रिसीवर के पास पहुंचती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो राइट आंसर इज द सेकंड। बात समझ गए ना? तो याद रखना है, देखो अगर दो चीज़ आपके याद रख गई, रिसीवर के जस्ट पास कौन सा होता है, डीकोडिंग, ठीक है ना, डीकोड करके रिसीव होती है कोई चीज़, ठीक है, कोई मैसेज, ठीक है, तो डीकोडिंग रिसीवर को पास ले आना और सेंडर और इनकोडिंग को पास रख लेना, ठीक है, बस फिर आपको हो जाएगा। और मैसेज है वो किसी चैनल के थ्रू तो जाएगा, किसी चैनल के थ्रू ही तो जाएगा ना मैसेज, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डीकोडिंग और रिसीवर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बस इतनी ही बात करेंगे आज कुछ एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का। और इस तरह का क्वेश्चन रिसर्च पैराडाइम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है और वन लाइनर ऑप्शन है, ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। अकॉर्डिंग टू वन पैराडाइम ऑफ रिसर्च फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड बाय द रिसर्चर। एक कोई भी रिसर्चर है, कोई भी अनुसंधान करता है, जो रिसर्च कर रहा है, उसने ये पैटर्न अपना रखा है रिसर्च का, ठीक है, जो मैं नीचे लिख रखा है, ये पैटर्न अपना रखा है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या पैटर्न अपना रखा है? थ्योरी है सबसे पहले उसके पास, फिर उसने हाइपोथेसिस बनाया, जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि उसने एक परिकल्पना की, उसके पास कोई सिद्धांत था,
ठीक है। फिर उसने कुछ परिकल्पना की कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उस सिद्धांत पे बेस्ड, उस थ्योरी पे बेस्ड उसने कोई परिकल्पना करी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो उसको एनालिसिस करने के लिए उसने डाटा कलेक्शन करे, ठीक है, कि ये डाटा कलेक्ट किए, फिर उस डाटा का एनालिसिस करा और फिर उसने रिजल्ट दिया। और उसने फिर क्या किया, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि हाइपोथेसिस कंफर्म है या रिजेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने इस हाइपोथेसिस के बेस पे उस थ्योरी का जो शुरू में उसने अपनाई थी उसका रिवीजन करा, ठीक है। अरे बात समझ गए, ये चल रहा है उसका रिसर्च में। क्या था, उसके पास कोई थ्योरी थी और रिसर्च करना चाह रहा था उस थ्योरी के बारे में, ठीक है, कि इस थ्योरी में क्या चेंज हो सकता है, या थ्योरी ये कैसी है, ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो उसके पास एक थ्योरी थी, उसने कुछ हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा ऐसा करने से ये होता होगा, उसने हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए उसने डाटा का कलेक्शन करा, फिर डाटा का एनालिसिस किया और फिर एक रिजल्ट तक पहुंचा। फिर उसको हाइपोथेसिस देखा कि ये रिजेक्ट हो रही है या नहीं, यानी कंफर्म किया, क्योंकि आपको पता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर उसने इस थ्योरी के बारे में कुछ बोला, रिवीजन ऑफ थ्योरी या कुछ भी जो उसके पास आया उसके बारे में बोला। ये रिसर्च पैराडाइम कोई रिसर्चर कर रहा है, तो आपको ये बताना है ये किस तरह की रिसर्च है या किस पे बेस्ड रिसर्च है, या कौन सी अप्रोच है। ये इंडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है, या फिर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच है, आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सी अप्रोच है ये फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी से लेके चला था ना फ्रेंड्स। थ्योरी क्या होता है, एक जनरल होता है। कोई भी थ्योरी देते हैं तो जनरल बात बोलते हैं ना, किसी के बारे में एक थ्योरी दे दी, कोई एक सिद्धांत होगा, तो वो जनरल होगा कि नहीं होगा, बताओ वो जनरल होगा कि नहीं होगा। यानी कि शुरुआत में उसके पास क्या है, जनरल चीज़ है, फिर वो धीरे धीरे पर्टिकुलर होता गया, स्पेसिफिक चीज़ों पे डाटा कलेक्शन किया उसने, फिर स्पेसिफिक उसको थ्योरी को रिवाइज करने के लिए उसने स्पेसिफिक चीज़ों को स्टडी किया। यानी कि जनरल से वो कहाँ जा रहा है, स्पेसिफिक जा रहा है, जनरल से स्पेसिफिक जा रहा है। तो जनरल से स्पेसिफिक किस में जाते हैं, आपको पता है, डिडक्टिव में। किस में जाते हैं, डिडक्टिव में। मैंने कहा है ना बहुत बार कि डीजीपी याद रखो, जनरल से पर्टिकुलर, ठीक है। और इंडक्टिव में क्या होता है, आईपीजी, पर्टिकुलर से जनरल, ठीक है। अगर वो, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डिडक्टिव के बारे में क्या सच है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। तो डिडक्टिव क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर जाना, यानी कि आप डीजीपी याद रखना, डिडक्टिव जनरल से पर्टिकुलर। और बात करें इंडक्टिव की तो आईपीजी याद रखना, यानी कि पर्टिकुलर से जनरल, ठीक है। ये बात होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिडक्टिव, क्योंकि वो थ्योरी से जा रहा है और थ्योरी क्या है, एक जनरल है और उसके बाद बात कर रहा है, तो ये हो गया डिडक्टिव। चलो और भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये स्कीम है डिजी लॉकर, और आईसीटी से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। विद रिगार्ड टू डिजी लॉकर, ठीक है, विच ऑफ एक सुविधा है, एक तरह से स्कीम, क्या मतलब एक ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा चल रहा है, डिजी लॉकर एक चल रहा है, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये पूछा है कि डिजी लॉकर वास्तव में है क्या, ये बात पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इट इज़ ए डिजिटल लॉकर, ठीक है, सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो डिजिटल इंडिया के अंडर एक प्रोग्राम है, जिसमें डिजिटल लॉकर सिस्टम ओपन होता है। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको फिजिकल ना रखे, डिजिटल रखो उसको, ठीक है ना। तो ये बात तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। ऐसी कहाँ बात है कि ये इंटरप्रेन्योर होते हैं उनको फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है डिजी लॉकर में, ठीक है। तो बी कट गया। सी क्या है, इट अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर ई डॉक्यूमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन। ठीक बात है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स, ई डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फिजिकल लोकेशन की बजाय इनको यूज़र को एक्सेस करने के लिए दे देता है। डिजी लॉकर है ना, तो यानी कि ई डॉक्यूमेंट्स रखता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रख सकता है। तो डिजी लॉकर के बारे में ये बात भी ठीक है, तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, बहुत ईजी बात है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। ए और सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद बात में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अर्थ वुड बी सेफर, ये कह रहा है पृथ्वी सेफ होगी विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के पृथ्वी सेफ होगी। क्या ये बात ठीक है क्या, आप मुझे बताओ। बिना ग्रीन हाउस के इफेक्ट के पृथ्वी है वो सेफ हो जाएगी, ये अच्छी सही बात है या गलत? आपको ये सही लग रही होगी कुछ कुछ को, ये गलत बात है,
ध्यान रखना। क्या है? गलत बात। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बिल्कुल भी नहीं होगा तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, -15 के लगभग चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा और उस पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो सेफ़र नहीं है। ग्रीन हाउस होना ठीक है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से बढ़ने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे प्रॉब्लम आने की होती है। लेकिन अगर बिना किसी ग्रीन हाउस कुछ है ही नहीं इफेक्ट तो भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको तो काट ही दो, ठीक है। आगे, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेजर इफेक्ट आता है ग्रीन हाउस का वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। लगभग 60% जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ये बात ठीक है, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन इसी का है। तीसरा, अर्थ क्लाइमेट वाज चेंजिंग इवन बिफोर मैन अपीयर ऑन अर्थ। ये कह रहा है अर्थ है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा था पहले भी, जब मैन अपीयर हुआ है, जब हम लोगों की यहाँ पे उत्पत्ति हुई है, उससे पहले भी क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो ये तो बात है ही, चेंज तो हो रहा था, चेंजेस तो, और आपको पता है चेंज तो होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमसे पहले भी चेंज हो रहे थे, क्योंकि पहले सुना है आग का गोला था, ठंडा हुआ, ये चेंजेस पहले भी चल रहे थे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो बी और सी इज़ द राइट आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ए में बहुत लोग सही करने की कोशिश करते, क्योंकि उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बुरा ही लगता है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग बुरा है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बुरा है, होता तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन वो अगर एक्सेस में, अगर ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब टेम्परेचर राइज होता है, उसकी वजह से होता है, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नॉर्मली एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज होना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आपको फ्रेंड्स समझ में आई होगी। कोई भी किसी भी तरह की टेंशन मत लें, अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें और खुशी से काम करें, सब बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। आप अच्छे से रहें, किसी भी नेगेटिव बात को अपने दिमाग में ना जाने दें। नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास घूमती रहती हैं, उनको इग्नोर करें। आप खुशी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। आप एक दिन बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।